हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ठीक है, नाम है डी ब्रॉगली मैटर वेव्स। ठीक है, डी ब्रॉगली मैटर वेव्स। डी ब्रॉगली मैटर वेव्स क्या होती हैं बच्चों, इसको मैं आज समझाऊंगा आप लोगों को। इसकी इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कैसे प्रोड्यूस होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। और इससे पहले डी ब्रॉगली समझने से पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन के बारे में। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। मैटर एंड रेडिएशन ये क्या चीज़ है, तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो देखो बच्चों, ऐसा है ना कि मैटर और रेडिएशन, इन दोनों की, रेडिएशन का मतलब यहाँ पर वेव से है। ठीक है, रेडिएशन का एक एनर्जी है जिसका मतलब, जिसका तात्पर्य वेव से है। तो ये शब्द जो लिखा है ड्यूअल नेचर, इसका मतलब ये है कि मैटर के भी दो नेचर होते हैं और रेडिएशन के भी दो नेचर होते हैं। ये बात हम लोग समझेंगे। अब कैसे मैटर के दो नेचर हुए, कैसे रेडिएशन के दो नेचर हुए, इस बात को बहुत संक्षेप में, बहुत छोटे से मैं रूप में आपको समझा देता हूँ। तो देखो बच्चों, ऐसा है ना कि मैटर जो है, मैटर, मैटर मतलब पार्टिकल, ठीक है, या पदार्थ है ना, इसी को तो मैटर कहते हैं। तो मैटर के दो नेचर होते हैं। कहीं कहीं पर ये पार्टिकल की तरह व्यवहार करता है, कहीं कहीं पर ये वेव की तरह व्यवहार करता है। और रेडिएशन जो है, रेडिएशन, रेडिएशन, ठीक है ना, रेडिएशन के भी दो नेचर होते हैं। कहीं कहीं पर ये पार्टिकल की तरह व्यवहार करती है और कहीं कहीं पर ये वेव की तरह व्यवहार करती है। रेडिएशन का तात्पर्य मैं यहाँ से लाइट से भी ले सकता हूँ, लाइट से, ठीक है, सनलाइट जो आ रही है ना, उससे भी ले सकता हूँ। तो देखो बच्चों, ध्यान से कि रेडिएशन हैज़ ड्यूअल नेचर, मैटर हैज़ ऑल्सो ड्यूअल नेचर। इस बात को अपन सिद्ध करते हैं। सिद्ध करेंगे कैसे? भाई, आप लोगों ने लाइट पढ़ा है, लाइट, लाइट के बारे में, ऑप्टिक्स के बारे में आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो ऑप्टिक्स में आप लोग जानते हैं, ठीक है, जो हमारी प्लैंक थ्योरी थी, ठीक है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी थी। और उसमें क्या बताया गया था? उसमें यह बताया गया था कि जो लाइट है, सन की जो लाइट है, या सन से जो हमें आने वाली लाइट प्राप्त हो रही है, वो सिर्फ वेव नहीं है, वो अपने साथ साथ छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट लेके आती है, जिन्हें अपन फोटॉन्स कहते हैं। ठीक है, क्वांटा, क्वांटा भी कहते हैं और इनको क्या बोलते हैं, फोटॉन्स भी बोलते हैं। लाइट अपने साथ छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट लेके आती है, जिसको बोलते हैं क्वांटा या फोटॉन। और ये फोटॉन, ठीक है, ये फोटॉन्स अपने साथ जो एनर्जी कैरी करते हैं, वो प्लैंक के अनुसार E बराबर एच न्यू एनर्जी कैरी करते हैं बच्चों। जहां पर E हमारा एनर्जी हो गया, H हमारा प्लैंक कांस्टेंट हो गया, न्यू हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया। ठीक है, इसकी, फोटॉन की। तो बच्चा पार्टी की ये बात बताई गई कि जो सनलाइट है ना, सनलाइट, वो किस रूप में आ रही है बेटे? वो आ रही है फोटॉन्स के रूप में या क्वांटा के रूप में। फोटॉन एक एनर्जी पार्टिकल होता है। ठीक है, ये बात कैसे सिद्ध हुई? तो फोटो इलेक्ट्रिक आप लोग जानते होंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जानते होंगे। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब भी कोई भी लाइट का पार्टिकल, जैसे कि फोटोन, ठीक है, किसी मेटल सरफेस पर पड़ता है, तो वो उस मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी देता है, अपना मोमेंटम ट्रांसफ़र करता है, और इसे लेके ये इलेक्ट्रॉन, जो कि खुद एक पार्टिकल है, वो यहाँ से इमिट होने लगता है। बात समझ आ रही है? देखो एक बात सुनो, जैसे ये कोई अपनी बस है, ठीक है, ये बस इधर की तरफ जा रही है और ये किसी दूसरी खड़ी हुई कोई बस, इस जो कि रेस्ट में खड़ी है, उसको पीछे से टक्कर मारे, तो ये वाली बस अपना मोमेंटम इसे ट्रांसफ़र कर देगी, अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफ़र कर देगी, तो ये बस जो है थोड़ा सा आगे की तरफ मूव कर जाएगी, है ना, या जो भी लॉस वॉस होगा। तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ मोमेंटम ट्रांसफ़र से हो रहा है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो गति कर रहा है यहाँ से, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन के अंदर मोमेंटम हुआ, और अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये इलेक्ट्रॉन को जब मोमेंटम मिला है,
तो इसको जब ये मोमेंटम इसके पास आया है तो इसको मोमेंटम कहीं से मिला होगा, और मोमेंटम पार्टिकल से ही मिल सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि मोमेंटम जो है ना वो हमारा मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो फोटोन जो है लाइट में छिपा हुआ एक पार्टिकल है जो कि आ रहा है मेटल सरफेस की तरफ और अपनी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से अपनी ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है। क्योंकि सनलाइट एक रेडिएशन है, एक रेडिएशन माना गया है, तो इस बेस पर हम कह सकते हैं कि रेडिएशन जो है उसका पार्टिकल नेचर भी होता है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो पार्टिकल नेचर पर आधारित है, वेव नेचर पर आधारित नहीं है बेटे। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हुआ, ये हमने सीखा कि रेडिएशन का एक नेचर होता है पार्टिकल नेचर, जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरा नेचर होता है लाइट का वेव नेचर, जैसा कि आपने पढ़ा ही होगा, है ना। बहुत सारी थ्योरी दी गई। इंटरफेरेंस आप लोगों ने पढ़ा होगा। इंटरफेरेंस आखिर किसका पढ़ते हो? वेव्स का ही पढ़ते हो ना। डिफरेक्शन पढ़ते हो, किसका पढ़ते हो? वेव्स का पढ़ते हो। पोलराइजेशन पढ़ते हो, किसका पढ़ते हो भाई? वेव्स का पढ़ते हो, है ना। यहाँ पर क्या थ्योरी लगाते हैं कि दो वेव्स आती हैं, सुपर पोजिशन होता है तो नई प्रकार की वेव क्रिएट होती हैं, है ना, जो कि मीडियम में ट्रैवल करती हैं, है ना, जहाँ से हमें इंटेंसिटी मैक्सिमा और मिनिमा मिलती है। तो भैया ये यहाँ पर कहीं फोटोन का जिक्र आया है क्या? कहीं पढ़ा हो तुमने इंटरफेरेंस में फोटोन का जिक्र आया हो, डिफ्रैक्शन में फोटोन का जिक्र आया हो भाई, पोलराइजेशन में आया हो? नहीं आया। ठीक है, तो इन सभी में अपन इन सभी को समझने के लिए अपन वेव कंसीडर करते हैं, वेव, क्योंकि ये सारी घटनाएं लाइट से होने वाली हैं। इंटरफेरेंस लाइट से होने वाली घटना है। ठीक है, वो अलग बात है कि साउंड से भी होता है, तो साउंड भी तो एक वेव होती है ना। तो इंटरफेरेंस जो है वो हमारा लाइट से होने वाली घटना है, डिफ्रैक्शन भी लाइट से होने वाली घटना है, और पोलराइजेशन भी लाइट से होने वाली घटना है। ठीक है, और लाइट यहाँ पर कंसीडर करी जाती है एज ए वेव की तरह। तो देख रहा हो, एक ही लाइट से दो दो घटनाएं हो रही हैं। एक तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो बताया गया कि वो पार्टिकल नेचर पर है, और दूसरा वेव नेचर पर है। तो इसका मतलब है कि एक ही लाइट के, एक ही रेडिएशन के, जो कहीं कहीं पर वो पार्टिकल की तरह व्यवहार कर रही है, कहीं कहीं पर वो वेव की तरह व्यवहार कर रही है। सीधी सी बात है। ठीक है ना। तो ये अपना सिद्ध हो गया कि रेडिएशन के दो नेचर हुए, ये ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन हमने सिद्ध कर दिया कि कुछ घटनाएं जो है पार्टिकल नेचर पर हो रही हैं और कुछ घटनाएं जो है अपनी वेव नेचर पर हो रही हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं बच्चों कि आगे हम लोग पढ़ते हैं, देखो लाइट का, रेडिएशन का तो ड्यूअल नेचर पढ़ लिया, मैटर का ड्यूअल नेचर कैसे सिद्ध करोगे कि मैटर के भी दो दो नेचर होते हैं? तो भैया सीधी सी बात है, मैटर है तो पार्टिकल तो दिख ही रहा है, वो सीधी सी बात है। तो पार्टिकल नेचर तो उसके अंदर हुआ ही कि वो एक पार्टिकल की तरह व्यवहार करेगा, है ना। जब वो पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल से टकराएगा तो सीधा सा कंसेप्ट है, उसे अपना मोमेंटम दे देगा। क्या बोलते हो? है। तो ये मैटर के एक पार्टिकल नेचर तो चलो समझ में आ गया। ठीक है, दूसरा नेचर कि ये वेव की तरह व्यवहार करेगा, इसे कैसे सिद्ध करोगे? ये क्वेश्चन मार्क हो गया। पार्टिकल तो चलो मान लिया कि मैटर है, पदार्थ है, स्पेस में जगह घेरेगा तो उसको हम विजिबल भी होगा, देख भी सकते हैं हम उसको, चलो मान लो पार्टिकल तो है ही। वेव कैसे सिद्ध करोगे कि वो पार्टिकल जो दिखने वाला है वो क्या एक वेव भी बन सकता है? तो हम इस कंसेप्ट को सीखेंगे कि वो वेव कैसे बन सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ध्यान से देखो आप लोग, इसको प्रूफ करने के लिए मैं थोड़ा आइंस्टाइन के कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, सर एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये ठीक है, इज्जत के साथ नाम लेंगे, एक बहुत लेजेंड पर्सनालिटी है। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन के बेसिस पर जो है, उनकी थ्योरी के बेसिस पर हम प्रूफ कर सकते हैं कि मैटर जो है वो वेव की तरह व्यवहार करता है। तो देखो बच्चा पार्टी, ऐसा है ना बच्चों, नेचर को जो है वो सिमिट्री बहुत पसंद है। ठीक है, नेचर लव्स सिमिट्री, नेचर लव्स सिमिट्री। ठीक है, नेचर को सिमिट्री पसंद है भाई। अच्छा ठीक है, सिमिट्री पसंद है, चलो मान लिया। कैसे पसंद है सिमिट्री? कि अगर यहाँ प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी है। ठीक है, अगर पतला है तो हैवी भी है। ठीक है, छोटा है तो बड़ा भी है। ठीक है,
हर नेचर ने अपने आप को बैलेंस करके रखा हुआ है, बिल्कुल हर पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल जो है वो मौजूद है, ठीक है। तो नेचर लव सिमेट्री, तो ये इस बात से क्या बात प्रूव होगी कि देखो ब्रह्मांड में ना, यूनिवर्स में केवल दो ही चीज़ें अवेलेबल हैं, दो ही चीज़ें, या तो मैटर अवेलेबल है या फिर ब्रह्मांड में एनर्जी अवेलेबल है। एनर्जी मतलब वेव अवेलेबल है, इसके अलावा कोई भी चीज़ जो है ब्रह्मांड में अवेलेबल नहीं है। तो आइंस्टाइन ने बताया कि बोले यार कि जब एनर्जी एनर्जी मतलब वेव, जैसे कि हमने अभी पीछे पढ़ा था, जब वेव के दो नेचर हो सकते हैं तो नेचर तो बैलेंस कर रही है अपने आप को, तो मैटर के क्यों नहीं हो सकते। हाँ ये तगड़ा था भाई, सीधी सी बात है कि जब एनर्जी के, अभी आप लोगों ने पीछे पढ़ा, लाइट के जो थे दो नेचर थे, ठीक है, ये लाइट के जो थे ना, वो कितने नेचर थे, दो दो नेचर थे। पहला नेचर तो पार्टिकल नेचर था, दूसरा वेव नेचर था, है ना। तो ब्रह्मांड में क्या है, यूनिवर्स में दो चीज़ें अवेलेबल है, या तो मैटर अवेलेबल है या एनर्जी अवेलेबल है, अकॉर्डिंग टू सर एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो ध्यान से देखो बच्चों कि एनर्जी मतलब लाइट के जब दो दो नेचर पॉसिबल है तो मैटर के क्यों नहीं है भाई। अगर मान लो इसके दो नेचर अवेलेबल है और इसके नहीं होते तो नेचर में अनबैलेंस क्रिएट नहीं हो जाता, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है ना, प्रॉब्लम हो जाती कि नहीं हो जाती। तो उन्होंने कहा बोले जब वेव के दो नेचर अवेलेबल है तो डेफिनेटली 100% मैटर के भी दो नेचर अवेलेबल होंगे। तो एक होगा पार्टिकल नेचर, दूसरा होगा वेव नेचर। चलो ये एक बात हो गई, ठीक है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनर्जी की, जो एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो मास एनर्जी इक्वेशन है, उसमें इन्होंने क्या बताया, उसमें इन्होंने बताया कि एनर्जी को मास में बदला जा सकता है और मास को एनर्जी में बदला जा सकता है ना। भाई मास जो है वो कहाँ जाएगा, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर 1 किलो लकड़ी जला दे तो कहाँ जाएगी, 1 लीटर पेट्रोल जला दे तो कहाँ जाएगा, एनर्जी में तब्दील हो जाएगा। तो जब मास एनर्जी में तब्दील हो सकता है तो एनर्जी भी मास में तब्दील हो सकती है, ठीक है। दूसरी एक पुख्ता एविडेंस ये हो गया कि E = mc²। इसका मतलब है मास और एनर्जी एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, ये एक दूसरे को संभालते हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट होना जानते हैं। तो सीधी सी बात है कि यहाँ से हमें दूसरा एविडेंस मिला कि भाई पार्टिकल जो है वो एनर्जी बन सकता है और एनर्जी पार्टिकल बन सकती है। तब भी हम ये कह सकते हैं कि मैटर के जो है वो दो नेचर पॉसिबल हुए। पहला तो हुआ पार्टिकल नेचर, जो कि इस थ्योरी से बताया गया था, यूनिवर्स वाली थ्योरी से बताया गया था। दूसरा बताया गया था E = mc² से। तो इस बेसिस पर हम कह सकते हैं बेटे कि मैटर के भी दो दो नेचर पॉसिबल है। तो यहाँ से हम लोग बता सकते हैं कि ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन क्या है, कि मैटर के भी आपके दो नेचर हुए, कहीं कहीं पर ये पार्टिकल की तरह व्यवहार करेगा, कहीं कहीं पर ये वेव की तरह व्यवहार करेगा। और रेडिएशन भी मतलब वेव्स भी जो है उनके दो नेचर होते हैं, लाइट के दो नेचर होते हैं, कहीं कहीं पर वो पार्टिकल की तरह व्यवहार करती हैं, कहीं कहीं पर वो वेव्स की भांति व्यवहार करती हैं, ठीक है ना बच्चों। तो ये हो गया हमारा ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। अब फटाक से बात कर लेते हैं, बहुत जल्दी से बात कर लेते हैं डी ब्रॉगली मैटर वेव्स के बारे में, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा बेटे। तो ध्यान से देखो, डी ब्रॉगली मैटर वेव्स स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। देखो जब भी कोई पार्टिकल, ठीक है, कौन सा पार्टिकल, कोई भी नहीं, जब भी कोई एक स्पेशल पार्टिकल जो कि लाइट की स्पीड से ट्रेवल करे, ठीक है, पार्टिकल जो है किस स्पीड से ट्रेवल करे, लाइट की स्पीड से ट्रेवल करे, लाइट की स्पीड, या लिख देते हैं स्पीड ऑफ लाइट लिख देते हैं, उल्टा हो गया, स्पीड ऑफ लाइट। पार्टिकल जो है जब भी कोई स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करे, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करने वाला पार्टिकल तो सिर्फ फोटोन ही होगा, है ना, या फिर नियरली इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, नियरली इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, या लाइट की स्पीड के लगभग आसपास, ठीक है, आसपास जो है वो कोई पार्टिकल अगर मूव कर रहा है लाइट की स्पीड के आसपास की गति से चलता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन की बहुत स्पीड होती है ना। इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होती है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट का लगभग 1/137वां हिस्सा होती है।
मतलब एक रोटी के 137 टुकड़े करें तो जो एक टुकड़ा हासिल होगा इलेक्ट्रॉन की स्पीड होगी वो, ठीक है। तो ये भी काफ़ी हद तक काफ़ी क्लोज है। अगर हम लोग अब लाइट की स्पीड के कंपैरिजन में अगर एक बुलेट ट्रेन की मैं बात करूं तो वो बहुत ज़्यादा, ठीक है, लगभग लगभग करोड़वें हिस्से के बराबर भी नहीं होगा, ठीक है। जबकि बुलेट ट्रेन और ये एयरक्राफ्ट वगैरह कितनी रफ्तार से चलते हैं, सैटेलाइट वगैरह जो हम भेजते हैं, ठीक है, कितनी रफ्तार से चलते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है काफ़ी उसके हद तक आसपास है, ठीक है, लगभग सैकड़े की डिजिट के आसपास है, ठीक है। तो अगर कोई पार्टिकल बहुत ज़्यादा स्पीड से ट्रेवल करे, ठीक है, किस स्पीड से ट्रेवल करे, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करे या नियरली इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करे, ठीक है ना बच्चों, तो वो अपने साथ साथ एक वेव का निर्माण करता है। पार्टिकल ये गया इस तरीके से तो ये अपने पास जो है अपने साथ साथ जो है एक वेव का निर्माण करता हुआ आगे की तरफ बढ़ता हुआ प्रतीत होगा हमें, ठीक है। ये वेव जो है अपने साथ साथ क्रिएट करेगा। समझ पा रहे हो? जैसा बस चलती है ना तो धूल उड़ती है, तो बिल्कुल वैसी कि पार्टिकल आगे की तरफ बढ़ रहा है और ये पीछे धूल उड़ा रहा है, मतलब वेव को क्रिएट कर रहा है, ठीक है। पार्टिकल वेव को क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डी ब्रॉगली वेव्स बोलते हैं, या हम इन्हें मैटर वेव्स भी कहते हैं, मैटर वेव्स, ठीक है, मैटर वेव्स। तो ध्यान से समझो, जब भी कोई पार्टिकल, ठीक है, जब भी कोई पार्टिकल, डेफिनेशन लिख लेना, ठीक है, जब भी कोई पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करता है या नियरली इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करता है तो वो अपने साथ साथ एक वेव का निर्माण करता है। इट एसोसिएट अ वेव अलॉन्ग विद इट सेल्फ, ठीक है। इन्हीं को हम लोग डी ब्रॉगली वेव्स या मैटर वेव्स कहते हैं। मैटर वेव्स क्यों कहा गया, क्योंकि मैटर ने ही तो वेव्स क्रिएट करी हैं, इस वजह से हम इनको मैटर वेव्स भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो नाम पड़ गया डी ब्रॉगली साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था, उनके सम्मान में नाम रख दिया डी ब्रॉगली वेव्स या डी ब्रॉगली मैटर वेव्स, सही है। तो क्या डेफिनेशन हुई कि जब भी कोई पार्टिकल बहुत तेज़ रफ्तार से लगभग लगभग लाइट की स्पीड से या उसके आसपास स्पीड से मूव करता है तो वो अपने साथ साथ एक वेव का निर्माण करता है, और इन्हीं वेव्स को हम लोग मैटर वेव्स कहते हैं या डी ब्रॉगली वेव्स कहते हैं, ठीक है। फटाक से इसकी इक्वेशन देखते हैं बहुत जल्दी से। तो देखो, अगर स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन, डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन, डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन, ये मैं लिखने जा रहा हूँ। तो देखो बात सुनो, अगर मैं मान के चलूँ कि वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर रहा है तो फिर सिर्फ फोटोन ही होगा और तो कोई हो नहीं सकता, है ना। लाइट की स्पीड से ज़्यादा कौन हो सकता है, कोई नहीं हो सकता, ठीक है। तो लाइट की स्पीड से कौन हो सकता है, वो फोटोन हो सकता है। तो मैं डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन निकालूंगा कौन से पार्टिकल के लिए, फोटोन के लिए सबसे पहले। तो बच्चा पार्टी फोटोन, ध्यान से देखो, फोटोन जब बहुत तेज रफ्तार से मूव कर रहा है तो प्लैंक के अनुसार, ठीक है, उसके पास जो एनर्जी होगी वो E बराबर एच न्यू होगी, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि किसी भी पार्टिकल के पास जो एनर्जी हो सकती है वो E बराबर mc² भी हो सकती है, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। दोनों इक्वेशनों को कंबाइन करो, क्योंकि एनर्जी का मैग्नीट्यूड थोड़ी ना चेंज होगा, तो इन दोनों को कंबाइन कर दो। तो एच न्यू किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, mc²। यहाँ पे न्यू फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है, ठीक है ना, किसको शो कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है। अच्छा, दूसरी बात सुनो, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा पीछे, v बराबर एन लेमडा, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में संबंध होता है, v इज इक्वल टू एन लेमडा। अब पार्टिकल चल रहा है लाइट की स्पीड से तो यहाँ सी लिख देंगे, फ्रीक्वेंसी को अपन ने न्यू माना है तो न्यू लिख देंगे, वेवलेंथ वैसे ही रहेगा। तो यहाँ से मैं समझाना ये चाह रहा हूँ आपको कि न्यू की जगह अपन सी बाई लेमडा भी लिख सकते हैं, ठीक है। न्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, सी बाई लेमडा। तो न्यू की जगह यहाँ पर सी बाई लेमडा तो लिख दो जरा, सी बाई लेमडा, ये हो जाएगा mc², सी से सी कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो ये बचेगा h अपॉन लेमडा इज इक्वल टू m इंटू सी, मास इंटू स्पीड ऑफ लाइट। तो मास इंटू, अब ध्यान से देखो, मास इंटू वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट क्या है, मोमेंटम है, तो ये मोमेंटम हो जाएगा। कौन सा पार्टिकल का मोमेंटम होगा, ये मोमेंटम होगा फोटोन का, क्योंकि फोटोन ही लाइट की स्पीड से चल सकता है, तो मैं इसको p लिख लूंगा। तो यहाँ से इक्वेशन मैंने बना दी, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, ठीक है। ये अपनी डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन आ गई वेवलेंथ के फॉर्म में, समझ में आ गई बात।
अब सपोज करो कि फोटोन नहीं है, कोई दूसरा पार्टिकल है, मान लो इलेक्ट्रॉन की बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा H/m/c। अगर मान लो कोई दूसरा पार्टिकल हो गया, जैसे फॉर इलेक्ट्रॉन हो गया, फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें अगर हम, ठीक है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें, तो यहाँ पर m/c की जगह क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर H/m/v हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो लाइट की स्पीड से चल नहीं सकता, बेशक उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, लाइट की स्पीड के लगभग आसपास होती है, ठीक है, तो वहाँ लेकिन वो लाइट की स्पीड से तो नहीं चल सकता ना, तो उसकी स्वयं की स्पीड हमें लेनी पड़ेगी, v लेनी पड़ेगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है ना। चलो अब आगे एक इम्पॉर्टेंट बात समझाता हूँ मैं तुम लोगों के लिए। देखो अगर हम वेवलेंथ, देखो ये फॉर्मूला जो है हमारा बड़ा कीमती फॉर्मूला है, इससे हम लोग वेवलेंथ एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, एग्जैक्टली वेवलेंथ कितनी निकल के आएगी वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ध्यान से देखो बच्चों कि सुनो, लैम्डा इज इक्वल टू होता है H/m/v। अब यार इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी तो तुम्हें पता नहीं है, ठीक है, चलो मान लिया मास पता है, प्लैंक कांस्टेंट पता है, यार वेलोसिटी कहाँ पता है तुमको, ठीक है। तो अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, वेवलेंथ निकालने के लिए मैं एक तरकीब बताता हूँ कि इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है, के, जिसे हम बोलेंगे के, वो होगी ½ mv², ठीक है। यहाँ पर m से मल्टीप्लाई और m से भाग कर लो, डिवाइड कर लो, तो ये हो जाएगा m²v²/m। देखो m से मल्टीप्लाई कर दिया, m से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, दिख रहा है ना सभी को, ठीक। mv का स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसको, हाफ mv का स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन m। तो ये देखो, ये तो मोमेंटम हो गया, क्या हो गया, मोमेंटम हो गया। तो ये हो गया अपना p²/m, ये काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी हो गई अपनी। तो इसका मतलब है कि मोमेंटम की जगह पर, ठीक है, mv की जगह पर H/p, मोमेंटम को मैं रिप्लेस करूंगा यहाँ से, तो मोमेंटम की जगह मैं लिख सकता हूँ 2km, काइनेटिक एनर्जी का ट्वाइस, और इसका रूट चढ़ा दो इस पर 2km बराबर p। समझ पा रहे हो ना बात के लिए। तो मोमेंटम को मैंने रिप्लेस करा दिया लैम्डा इज इक्वल टू, ठीक है, H/√2km से। एक इक्वेशन तो ये आ गई हमारी। अब समस्या फिर से है यार, काइनेटिक एनर्जी तो पता नहीं है इलेक्ट्रॉन की। तो भैया काइनेटिक एनर्जी नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि जैसे मान लो ये कोई वायर है, इसमें इलेक्ट्रॉन गया, तो इलेक्ट्रॉन गया मान लो इधर की डायरेक्शन में जा रहा है, बैटरी ने बुलाया है इसको, तो बैटरी वर्क करेगी ना बुलाने में, निमंत्रण भेजने में तो वर्क लगता है ना, तो वर्क करेगी बैटरी, और वर्क कितना करेगी, जितना उसके पास पोटेंशियल होगा बैटरी के पास। तो अपन चैप्टर 1 से अपने लोगों ने पढ़ रखा है कि V बराबर W/Q, है ना, और W और Q किसे बुला रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को बुला रहे हैं। तो वर्क कितना पड़ा, V/E पड़ा, और जितना वर्क करोगे उतनी तेजी से तो ये भागेगा, इसका मतलब उतनी तेजी से इसके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी। इसका मतलब है कि ये K, तो K की जगह अपन लिख सकते हैं V/E। तो यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू H/√2, K की जगह लिख सकते हैं E/V, और ये आ गया M। तो देखो बात सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से, H तुम्हें मालूम, ठीक है, दो तो तुम बचपन से ही जानते हो, दो क्या होता है, मास भी तुम्हें मालूम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी तुम्हें मालूम। बस ये पता कर लो कि ये पोटेंशियल कितना लगाना है, ये बैटरी का पोटेंशियल कितना रखना है। अगर तुम्हें बैटरी का पोटेंशियल निकाल लिया तुमने, तो तुम्हें एग्जैक्टली लैम्डा मिल जाएगा, लैम्डा वेवलेंथ तुमको मिल जाएगी एग्जैक्टली। समझ में आ रही है ना बात। तो ये जो है आप लोग कर सकते हैं, कितनी भी वैल्यू रख दो, v की वैल्यू कितने भी बोल्ट से इलेक्ट्रॉन को आप एक्सेलरेट कराओ, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और यहाँ बुक्स में अलग अलग वैल्यूज़ दे रखी हैं, उस हिसाब से उन्होंने अलग अलग वेवलेंथ कैलकुलेट कर रखी है, हम नहीं करेंगे, तो आप लोग इसको देख लेना, ठीक है ना। चलिए, दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू सो मच गाइज।